हम अपने पास हमने अपना प्रीवियस कंप्लीट किया था टैक्स मैनेजमेंट का, ठीक है। हमने अपनी लास्ट क्लास में हमने टैक्स मैनेजमेंट का कंसेप्ट किया था, और इस टैक्स मैनेजमेंट के कंसेप्ट में हमने टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस के बारे में डिस्कशंस की थी, ठीक है। हमारा टैक्स मैनेजमेंट का पार्ट कवर हुआ था। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट क्या है, टैक्स प्लानिंग इज अ लीगल एंड मॉरल वे ऑफ टैक्स सेविंग। कि जो टैक्स प्लानिंग है वो क्या है, टैक्स प्लानिंग एक टैक्स सेविंग का लीगल और मॉरल वे है, ठीक है। यानी कि हम एक टैक्स की क्या करते हैं, प्लानिंग। ये हमारा जो कंसेप्ट है कि वो किस तरीके से एक लीगल और मॉरल वे है। नाउ सी द अबव कोटेड स्टेटमेंट इज क्वाइट ट्रू। आपके पास ये स्टेटमेंट की फॉर्म में आता है, ठीक है। क्या जी ये स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट पे आपको कमेंट करना है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो हमें इसको किस टाइप से फ्रेम करना है कि जो अबव कोटेड स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। टैक्स प्लानिंग इज अ टेक्निक बाय विच अ पर्सन कैन रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, टैक्स प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है। मतलब कि टैक्स इवेजन में भी वो अपनी लायबिलिटी को कम कर सकता है, लेकिन वो चीटिंग करके, ठीक है। टैक्स अवॉइडेंस में भी करता है, लेकिन जो लॉ है उसे मिसअंडरस्टूड करके, लॉ के जो भी प्रोविजंस हैं उसे यानी कि अंडरस्टैंड नहीं करता डीपली, ठीक है। अब क्या है, टैक्स प्लानिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा अ पर्सन कैन रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी, जिसके द्वारा एक पर्सन अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम कर सकता है विदाउट वायलेटिंग इन एनी वे, ठीक है, द लीगल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक्ट के लीगल प्रोविजन को बिना वायलेट करके, ठीक है। अब नेक्स्ट में आओ, tax planning may be defined as an arrangement of one's financial affair in such a way that burden of the taxation on an assessee as far as possible be minimized। मतलब कि क्योंकि मेन चीज क्या है, मेन चीज है कि उसका टैक्स भी कम हो जाएगा और वो एक लीगल तरीके से बच भी जाएगा और वो सेफ भी हो जाएगा, ठीक है। सो टैक्स प्लानिंग क्या होती है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, ये एक ऐसा मेथड है कि जिससे हम यानी कि असेसी के जो टैक्सेशन के बर्डन को क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं, उसके टैक्सेशन के बर्डन को हम रिड्यूस कर रहे हैं। सो टैक्स प्लानिंग में बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट of one's financial affair in such a way that burden of the taxation on an assessee as far as possible be minimized। कि जो असेसी पे जो टैक्सेशन का जो बर्डन होता है वो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं विदाउट वायलेटिंग, ठीक है, द लीगल प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट। एक्ट के लीगल प्रोविजन को बिना वायलेट किए, तो विदाउट वायलेटिंग द लीगल प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट, ठीक है। यानी कि एक्ट के हम लीगल प्रोविजंस को वॉयलेट नहीं करेंगे। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो भी हमें लॉ के द्वारा स्पेसिफाई है कि आपको इन इन डिडक्शंस पे अवेलमेंट मिलेगी, आप इन इन पे इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। सो ये एक लीगल प्रोसेस है, ठीक है। अब आइए, कह रहे हैं कि बाय टेकिंग फुल एडवांटेज ऑफ ऑल एग्जेम्पशंस, ठीक है। हम इसे कैसे कर सकते हैं, आपको इस अपने आंसर के फ्रेम में ये लाइन जरूर लिखनी है कि हम आपके एग्जेम्पशंस की, ठीक है, डिडक्शंस की, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट, रिलीफ, ठीक है ना, जो भी एक्ट में, एक्ट के अंडर जो भी ये सब चीजें क्या है, परमिटेड हैं, ठीक है। एक्ट के अंडर जो भी ये सब चीजें परमिटेड हैं, तो उन सब के एग्जेम्पशंस, उन सब की एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस, रिबेट और रिलीफ को लेके। अब बात करते हैं कि एग्जेम्पशंस क्या है, कि कौन कौन सी आपको छूट मिली हुई है। डिडक्शंस कि आप कभी जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो
कौन से सेक्शंस में आपकी टोटल इनकम में से वो माइनस हो जाएगा। रिबेट है कि जैसे मान लीजिए कि अभी फिलहाल का है कि अगर किसी का 2500 से भी कम का टैक्स बन रहा है, मान लीजिए किसी का 2000 का टैक्स बन रहा है, तो उसको भी फिर टैक्स नहीं पे करना, ये उसके रिबेट में आ गया। और रिलीफ्स भी हैं। तो अलग अलग जितने भी सारे, इन सब का मेन गोल क्या होता है, इन सब का मेन गोल है, नाउ सी द इन सब का मेन गोल टू अचीव सर्टेन सोशल एंड इकोनॉमिक गोल, कि हमें एक सर्टेन सोशल और हमें एक इकोनॉमिक गोल्स को क्या करना है, पूरा करना है। सो इनफैक्ट डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट एंड रिलीफ हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर। तो ये सब चीजें जो भी हैं, डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस, रिबेट, रिलीफ, लेजिस्लेचर के द्वारा प्रोवाइड की गई है। तो have been provided by the legislature to achieve certain social and economic goal, कि certain social और economic goal को पूरा करने के लिए। क्लियर हुआ कि सोशल और इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। द ऑब्जेक्ट ऑफ टैक्स कंसेशन इज टू डेवलप द इकोनॉमी ऑफ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, यानी कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए इसका एक मेन कंसेप्ट है। क्योंकि हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने जैसे मान लीजिए आपको टैक्स डिडक्शंस दी हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने टैक्स की डिडक्शंस दी हैं, अब उस टैक्स की जो डिडक्शंस हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, आपने एलआईसी का किया है, आपने हाउस में लिया है, आपने इंटरेस्ट की हो रही है, आपने रेंट के लिए कर रहे हो, तो इन सब का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सोशल और इकोनॉमिक गोल। लेकिन जब आप एक टैक्स की चोरी करोगे, या आपको पॉइंट लिखना है सोशल एंड इकोनॉमिक गोल्स, ठीक है, एक ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, लिखना है। तो इसलिए मैंने आपको वही एक लाइन जो है, वही जो आपके पास क्या क्या एग्जाम में आपको कंप्लीट एक फ्रेम में लिखना है, वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। और टैक्स इवेजन में क्या होता है, टैक्स इवेजन में आपके पास कोई भी सोशल और इकोनॉमिक गोल्स नहीं होता, बल्कि वो तो एक आपने क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, और वो एक चोरी कभी भी आपका सोशल और इकोनॉमिक गोल्स नहीं है। The object of tax concession is to develop the economy of backward district or state, ठीक है। टैक्स कंसंसेशन का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कि एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और स्टेट की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सेक्शन 801 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के जो सेक्शन है 801 बी, ठीक है, प्रोवाइड्स डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। ये क्या, ये बोलता है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम न्यूली स्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ध्यान दीजिए कि जैसे आपके पास ये सेक्शन है कि आपने किसी भी इंडस्ट्रियल बैकवर्ड स्टेट में, यानी वो उस स्टेट में जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, या उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, वहां आपने क्या कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वहां आप एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को सेटअप कर रहे हो, और उससे होने वाली जो आपको प्रॉफिट है, उससे जो कोई भी इंडस्ट्री से, फैक्ट्री से आपको प्रॉफिट होगा, उसमें से सेक्शन, ठीक है, जीटीआई में से आपको 801 बी के तहत कुछ छूट मिल जाती है। तो कोई ना कोई क्या है, डिडक्शंस मिली हैं। तो फॉर एग्जांपल्स, सेक्शन 801 बी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 provides deduction from gross total income in respect of profit from a newly established industrial undertaking, ठीक है, कहाँ पर, एक बैकवर्ड स्टेट पे और एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कि इससे हमारी गवर्नमेंट ने उन बैकवर्ड स्टेट्स में या बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में करने के लिए क्यों बोला, ताकि वो जो हमारी बैकवर्ड स्टेट्स हैं, या वो जो हमारी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, वो क्या हो जाए, वो हमारी बैकवर्ड स्टेट या जो हमारा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है वो डेवलप्ड हो जाए। तो इससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट है कि हमारा वो जो स्टेट है वो डेवलप्ड होगा, ठीक है, पब्लिक को लगेगा कि गवर्नमेंट ने ये क्या कि हमारे स्टेट को भी डेवलप किया है, तो अल्टीमेटली इससे हमारे पीपल का जो वहाँ पे स्टेट में जो चीजें उनका बेनिफिट है।
तो उसी चीज के लिए जहाँ पे गवर्नमेंट को बेनिफिट्स लगते हैं, तो वही गवर्नमेंट ने हमें डिडक्शंस, हमें एग्जेम्पशंस, रिबेट, रिलीफ प्रोवाइड किया है और हमें उसी का ही बेनिफिट लेना है। मान लीजिए आप हैं, आप एक इंडस्ट्रीज को सेटअप करना चाहती हैं, तो अच्छा है कि आप ये देख लीजिए कौन सी बैकवर्ड स्टेट है, तो इससे आपको आपके जो यानी कि टैक्स पे करने में भी क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और वहां पर उस लोकेशन पे गवर्नमेंट ने और क्या क्या चीजें प्रोवाइड की हुई हैं उसमें भी क्या मिलेंगी, हेल्प मिलेंगी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा है, इफ एन इंडिविजुअल और एचयूएफ सेज द अमाउंट एंड इन्वेस्ट और डिपॉजिट इट इन द प्रिस्क्राइब्ड स्कीम। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम्स निकली हैं और आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ ने उस अमाउंट में वहां पे उस स्कीम में क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, अपनी अमाउंट को जो सेव किया था उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको 80C के तहत डिडक्शंस मिल जाती है। तो ये जो डिडक्शंस हैं ये सभी को मिलती हैं, ये डिडक्शंस मैं भी अवेल करती हूँ। 80C की है कि जैसे एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट होती है 5 साल या उससे ज्यादा की, उससे गवर्नमेंट के पास पैसा आता है और वो कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट करती है और हमें रिटर्न्स भी मिलता है। हमारे पास एक तो फायदा है कि हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है और हमारा टैक्स में से भी हमारा जो इनकम है, जीटीआई जो हमारी टैक्सेबल इनकम में से कम भी हो रही है वो अमाउंट, ठीक है। सो ये एक क्या है, लीगल वे है, ये एक लीगल पैटर्न है, ठीक है। टैक्स इवेजन आपका कोई भी लीगल वे नहीं है। सो आपको एग्जांपल्स भी देने हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं। आपको बताना है कि एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट, रिलीफ क्या क्या के फुल एडवांटेजेस ले सकते हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर इससे सोशल और इकोनॉमिक गोल्स अचीव होते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मान लीजिए कि 10 लोगों ने, कितने लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से हर साल जितने लोगों ने भी एफडी में इन्वेस्टमेंट के लोगों के पास, जो हमारी गवर्नमेंट के पास क्या आएगा, मनी आएगी, उससे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पब्लिक के लिए, और पब्लिक को क्या मिलेगा, उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो दोनों का बेनिफिट है, सोशल और इकोनॉमिक गोल्स हैं। लेकिन टैक्स इवेजन में आपने उस पैसे को चोरी किया है, आपका ही खुद ही बेनिफिट है, आप और किसी का कोई भी बेनिफिट नहीं है। So this deduction has been provided to encourage savings and investment for economic development of the country. तो कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करने के लिए प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, कि ताकि पब्लिक को भी क्या मिल सके, उन्हें भी लगे कि नहीं हमें सेव करना है, अगर मुझे टैक्स को क्या करना है, सेव करना है, तो मुझे मेरी इनकम को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना होगा, और इन्वेस्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं सेविंग की रिक्वायरमेंट होगी। सो दस इफ अ पर्सन टेक्स एडवांटेज ऑफ अफोरसेड डिडक्शंस, अगर एक पर्सन इस कही हुई डिडक्शंस का एडवांटेज लेना चाहता है, then he not only reduces his tax liability, तो वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी को ही कम नहीं करता, but also helps in achieving the objective of the legislature। देखो तो यानी अपने टैक्स लाइबिलिटी को भी कम करता है, यानी कि अपने टैक्स लाइबिलिटी को ही कम नहीं करता बल्कि लेजिस्लेचर के ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करता है, बट ऑल्सो हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, लेजिस्लेचर के जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी पूरा करेगा। क्या हम टैक्स अवॉइडेंस में, टैक्स इवेजन में उसके जो लेजिस्लेचर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसे कंप्लीट करते हैं? नहीं, उसके ऑब्जेक्टिव्स को हम कंप्लीट नहीं करते। तो विच इज लॉफुल, सोशल और एथिकल, ठीक है, यानी कि टैक्स प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स हमारे लॉफुल हैं, कानून के द्वारा है, सोशल है, एथिकल है, यानी सही है। सो टैक्स प्लानिंग इज एन एक्ट विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द एक्ट। तो जो भी हमारे इनकम टैक्स अलाउ हमें क्या करती है, टैक्स प्लानिंग को अलाउ करती है, और वो भी, ठीक है, 4 कॉर्नर्स के अंदर। एंड इट इज नॉट कलरेबल डिवाइस, यानी कि ये कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है कि जिसके ऊपर आप कभी रेड तो कभी ब्लू तो कभी व्हाइट इस पे क्या कलर कर सकते हो, यानी कि इनकम आप कुछ भी डाल सकते हो। ये एक ऐसा डिवाइस नहीं है कि टैक्स को अवॉइड अवॉइड करने के लिए
so it is not a colorable device to avoid the text. Clear? हमने इम्पोर्टेंस तो कवर कर ही लिया था, इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स हमने कवर किए थे, ये पार्ट हमारा रह गया था मॉरल का। टेक्स्ट इवेजन हमने कंप्लीट किया था अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर किसी को डाउट हो तो वो प्लीज पूछ सकता है। अब हम अब बात करते हैं दैट इज द टैक्स अवॉइडेंस। एक्चुअल में देखिए, अभी हमने क्या किया, टैक्स प्लानिंग किया। टैक्स प्लानिंग एक कंप्लीटली लीगल पैटर्न है, टैक्स प्लानिंग एक कंप्लीटली लीगल वे है, राइट। और टैक्स इवेजन एक कंप्लीटली इलीगल वे है। हमने इन दोनों कंसेप्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर दिया कि टैक्स प्लानिंग एक लीगल वे है, लेकिन टैक्स इवेजन की बात कर रही हूँ मैं, अवॉइडेंस की बात नहीं कर रही हूँ। इवेजन जो कि हमने चोरी किया है वो एक कंप्लीटली इलीगल है। लेकिन टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स अवॉइडेंस आपका एक आर्ट तो है, टैक्स आपका कम हो जाएगा, पर वो आर्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स ने एक लॉ है, उस लॉ को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया, ठीक है, या फिर उस लॉ में कोई ना कोई क्या है, लूप होल है, कोई ना कोई कमी है, तो हम टैक्स पेयर हैं, तो हम उस कमी को अपने फायदे के लिए देखेंगे, और जो टैक्स अथॉरिटी है वो उसे अपने फायदे के लिए देखेगी। यही ध्यान रखना, ठीक है। वो जो टैक्स, ठीक है, वो है टैक्स पेयर, उस बेनिफिट को अपने फायदे के लिए देखता है, और वो जो टैक्स अथॉरिटी है उस बेनिफिट को अपने फायदे के लिए। सो टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स। टैक्स अवॉइडेंस जो है वो टैक्स को कम करने का, टैक्स को अब रिड्यूस करने का एक आर्ट है, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, यानी कि लॉ को बिना तोड़े। तो विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, यानी लॉ को हम नहीं तोड़ रहे हम, लेकिन क्या कर रहे हैं, लॉ में ही, टैक्स के प्रोविजंस में ही कोई ना कोई ड्रॉबैक है, हम बस उस ड्रॉबैक का फायदा उठा रहे हैं, दैट्स इट। अब आपको एग्जांपल देती हूँ, उससे समझ में आएगा, ठीक है। कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक बार हम इसे देख लेते हैं एग्जांपल्स को। तो देखो क्या लिखा है एग्जांपल में, अ पर्सन हैज परचेज अ प्लॉट फॉर 80,000 इन 2012। तो एक पर्सन ने एक 2012 में 80,000 का प्लॉट खरीदा। कन्वर्ट द प्लॉट इनटू द स्टॉक इन ट्रेड ऑन 1 सितंबर 2016। तो उसे क्या किया, उस प्लॉट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया 1 सितंबर 2016 को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये एक प्लॉट था, अब ये एक ट्रेडिंग वाले काम में आ गया, यानी कि स्टॉक इन ट्रेड में आ गया। बट ही वॉज रनिंग द बिजनेस ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। लेकिन अब उसके पास तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी क्या था, बिजनेस है, ठीक है। ऑन 1 सितंबर 2016 द फेयर मार्केट प्राइस ऑफ द प्लॉट वॉज 1,30,000, ठीक है। पर आपके पास यानी कि 1 सितंबर 2016 में प्लॉट की जो फेयर मार्केट प्राइस कितना है, 1,30,000 है। इसका मतलब है, एक बात आप सिंपली देखिए कि हम यहाँ पे ये ट्रीट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे ये ट्रीट करेंगे कि उसका बिजनेस है जो कि उसने अपना स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो उसे अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया है, तो उसने अपने आप से ही क्या किया है, एक रेजिडेंशियल से ही 80,000 का क्या किया है, परचेज किया है। तो अ पर्सन हैज परचेज अ प्लॉट फॉर 80,000 इन 2012 and convert the plot into stock in trade on 1 September 2016, और उस प्लॉट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, यानी कि उसने खुद से ही ले लिया। इसका मतलब है हम ये ट्रीट करेंगे, उसने जो अपना एक प्लॉट है वो क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। अब उसको, इसका मतलब है कि उसने यहाँ पर सेल किया है स्टॉक इन ट्रेड में, यानी अपने ही बिजनेस में। तो देखा जाए उसने जब सेल किया 2016 में, तो उसकी उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू थी 1,30,000। तो इस तरीके से उसे 50,000 का बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। तो ये 50,000 का जो ये बेनिफिट है, ये हमारा आएगा कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में वो सभी आइटम्स आते हैं
जहां पर हम, ठीक है, जहां पर हम सेल करते हैं, बाय करते हैं। तो 50,000 विल बी टैक्सेबल एज कैपिटल गेन दो ओनरशिप हैज नॉट चेंज। आप ये कहोगे कि मैम ये तो ओनरशिप तो चेंज नहीं हुई है, ठीक है, ओनरशिप चेंज नहीं हुई है तो वो किस तरीके से उसका ट्रांसफर हो जाएगा। फिर भी ओनरशिप चेंज नहीं हुई है, हम यही ट्रीट करेंगे। आप एक अपने, ठीक है, प्लॉट को एक बिजनेस में कन्वर्ट करते हो तो यही माना जाएगा कि जो 50,000 का है वो उसे कैपिटल गेन है। तो प्रॉफिट अर्न आफ्टर द कन्वर्जन, ठीक है, अब सिंपल है। अब जो 50,000 का कैपिटल गेन हुआ, फिर अब उस, जो आपने उसे स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, जो उस प्लॉट को बिजनेस में उसमें कन्वर्ट किया, तो प्रॉफिट अर्न आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ प्लॉट, प्लॉट के कन्वर्जन के बाद, प्लॉट के कन्वर्जन के बाद जो प्रॉफिट अर्न किया गया है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, ठीक है, तब वो बनेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मान लीजिए अब उसने इसे सेल कर दिया, तो अब उसने इसे सेल कर दिया, तो उसने 1,50,000 में सेल कर दिया, तो हम ये ट्रीट करेंगे कि वो जो 1,50,000 में उसने जो, मतलब बिजनेस ने सेल किया और बिजनेस ने 1,30,000 में परचेज किया था, तो ये 20,000 का ये बिजनेस वाले में इंक्लूड होगा, ठीक है। ये तो एक कंप्लीट प्रोसेस है, लेकिन हम क्या करते थे, तो हमने क्या किया, मान लीजिए अब उसको, प्लॉट को सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया है, जब वो बिजनेस में कन्वर्ट हुआ उसके बाद, तो हमने बिजनेस इनकम में दिखाया कि 1,50,000 माइनस 80,000, ठीक है, तो हमने 1,50,000 माइनस 80 दिखाया। तो ये हम एक ऐसी लूप होल की एडवांटेजेस ले लिया करते थे, ठीक है, कि ताकि हमें कैपिटल गेन पे ज्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, या फिर हमें एक हमारी बिजनेस इनकम पर ही टैक्स पे करना पड़े। तो अब इस लूप होल में इनकम टैक्स अथॉरिटीज क्या कहेंगे, इनकम टैक्स अथॉरिटीज भी इस लूप होल्स में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि टैक्स पेयर अपने एक्सप्लेनेशन को देता है और इनकम टैक्स अथॉरिटीज अपनी एक्सप्लेनेशन को देखती है। इनकम टैक्स इस क्राइटेरिया को फॉलो करता है जो आपको समझाया है, लेकिन हम यूजुअली क्या करते थे कि सीधा ही 1,50,000 में सेल किया, हमें तो ये दिखा, हमें जो एक्चुअल में दिखा कि एक्चुअल में 80,000 रुपए में खरीदा था और अब बिजनेस करके उसे 1,50,000 में क्या कर दिया, बेच दिया। तो हमारे लिए तो यही अमाउंट दिखी, 80,000, 50,000, 1,50,000, ठीक है। तो फिर इनकम टैक्स ने अपने लॉज में लिखा, प्रोविजंस में उसे क्लियरली अलग अलग सेक्शन करके स्पेसिफाई किया, ध्यान दिया, देखो क्या लिखा है, उसे क्या इस सेक्शन करके स्पेसिफाई किया कि सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 of the income tax act that if a person converts any capital assets of his ownership, अभी कि अपने जो पर्सन है अपनी ओनरशिप की किसी भी कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करता है इनटू द स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड में, तो ये क्या है, सेक्शन 45, देखो सब सेक्शन 2 है ना, तो उसी में एडिट किया गया था। तो इन द स्टॉक इनटू द स्टॉक इन ट्रेड इन द प्रीवियस ईयर, सो प्रॉफिट फ्रॉम सच कन्वर्जन, तो ऐसे कन्वर्ट करके जो प्रॉफिट है, so the profit from such conversion would be assumed as capital gain. So ऐसे कन्वर्जन से जो प्रॉफिट है वो क्या एज्यूम्ड किया गया, ऐसे कन्वर्जन से जो प्रॉफिट है वो एज्यूम किया गया कैपिटल गेन। पहले बताओ क्लियर हुआ या नहीं, बताओ पहले समझ में आया इतना। आप प्लीज रिस्पॉन्स किया करो, कहाँ पे क्या डाउट है, ठीक है। अब देखो, ठीक है, आप रिस्पॉन्स कर दो, वैसे बोल दो मुझसे कि कोई मैम डाउट है या नहीं है, ठीक है, समझ आ रहा है, ओके। तो अब देखते हैं इसका मतलब क्या है कि एक लाइन है, लॉज है, उस लॉ को, या एक लाइन है, आप इसको एक्ट बोल दो, वो एक्ट के अंदर एक लाइन है, लॉज के अंदर लाइन है,
टैक्स पेयर ने उसको अपने बेनिफिट के लिए उस लाइन को समझा और इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने उस लाइन को अपने बेनिफिट के लिए समझा। तो फिर क्या करती है इनकम टैक्स अथॉरिटीज, उसे रेक्टिफाई करती है। तो दिस इज द टैक्स अवॉइडेंस। क्या है ये? टैक्स अवॉइडेंस। तो नाउ सी इट्स डेफिनेशन। सो टैक्स अवॉइडेंस इज एन आर्ट ऑफ रिड्यूसिंग द टैक्स। ठीक है, टैक्स को कम करने का ये एक आर्ट है। सो टैक्स अवॉइडेंस टैक्स को कम करने का, रिड्यूस करने का आर्ट है, विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, यानी एक्चुअल में लॉ को नहीं ब्रेक किया। विदाउट एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ, लॉ को एक्चुअल में ब्रेक तो हमने नहीं किया। क्या किया? द टैक्स अवॉइडेंस इज अ वे इन विच पीपल टेक अनफेयर एडवांटेज, हमने अनफेयर एडवांटेज ली है ना, ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक्स इन द टैक्स प्रोविजंस, यानी टैक्स प्रोविजंस में जो भी शॉर्ट कमिंग्स और ड्रॉबैक्स थी उनकी हमने अनफेयर एडवांटेज लिया है। सो दो एडुकेट क्वेश्चन इज कैप्ट, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी वाइल प्रिपेयरिंग द टैक्स लॉ, यानी कि अब ये ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम टैक्स के लॉस को प्रिपेयर कर रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा होता है कि जब कभी भी हम टैक्स के लॉस को टैक्स अथॉरिटीज प्रिपेयर करती है, ठीक है, तो अगर वो टैक्स अथॉरिटीज उसके लॉ को प्रिपेयर कर रही है तो उसे काफी ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। देन इवन इट हैज सम लूप होल्स, अगर उसमें कुछ लूप होल्स भी है तो, क्योंकि जो टैक्स पेयर जो होते हैं ना वो इन लूप होल्स का फायदा उठाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको हम ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक एक रिटर्न में ना हो कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। इसीलिए टैक्स में बहुत सारे प्रोविजंस हैं, बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है, एक्ट है, सेक्शंस हैं, सब सेक्शंस हैं, क्लॉज हैं। दिस इज द रीजन कि हम अपने बेनिफिट के लिए उन लूप होल्स को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं। सो टैक्स पेयर्स टेक एडवांटेज फ्रॉम दीज लूपहोल्स, सो टैक्स पेयर इन लूपहोल से इनको एडवांटेज लेता है टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए। तो व्हेन गवर्नमेंट बिकम्स अवेयर ऑफ दीज लूपहोल्स, कि जब गवर्नमेंट इन लूपहोल्स के बारे में अवेयर हो जाती है, देन ही ट्राइज टू कर्ब दिस अनफेयर प्रैक्टिस। ठीक है, तो अब जब वहां पे गवर्नमेंट को इस लूप होल्स के बारे में क्या पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्या निकलेंगे, केस निकलेंगे, तो फिर उस वो क्या करेंगी, फिर नेक्स्ट टाइम से वो इन लूप होल्स को अमेंड करके इस अनफेयर प्रैक्टिसेस को कम करने की कोशिश करती है। तो फॉर एग्जाम्पल, द लैंड हमारा कैपिटल एसेट है और जो प्रॉफिट हमारा, ठीक है, ट्रांसफर और सेल से होता है लैंड का, ये चीज मैंने आपको बताई है बहुत टाइम पहले भी जब मैंने आपको सोर्सेज ऑफ इनकम बताए थे, तो उसमें कैपिटल गेन का हेड है। कैपिटल गेन में जो भी चीज हमने खरीदी है और हमने सेल की है, उससे जो हमें बेनिफिट मिलता है वो मेरा कैपिटल गेन में आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, लैंड इज एज्यूम्ड एज कैपिटल एसेट एंड प्रॉफिट एक्वायर्ड ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ द लैंड, लैंड के सेल और ट्रांसफर करने से जो कोई भी प्रॉफिट एक्वायर्ड था इज टैक्सेबल एज कैपिटल गेन, तो हम उसे कैपिटल गेन टैक्सेबल करते हैं। तो सम टैक्स पेयर कन्वर्टेड देयर लैंड एंड बिल्डिंग एज स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, अपने स्टॉक इन ट्रेड में। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल में देखा, एंड शोड प्रॉफिट ऑन इट एज प्रॉफिट रिलेटिंग टू बिजनेस, और जो उस पे प्रॉफिट आता है वो हम क्या शो करते हैं कि वो बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो thus assessment of such gain was done as income under the head business head, it has saved them from over tax burden। ठीक है, क्योंकि वहां पे ओवर टैक्स बर्डन से उन्होंने बचा लिया, जो कैपिटल गेन में उन्हें ज्यादा टैक्स पे करना था, फिर उन्हें बिजनेस से एक्सपेंसेस मिल गए। जो भाई बिजनेस इनकम में क्या होता है, आपके खर्चे भी होते हैं, आपको एक्सपेंसेस वहां पे आप ले लोगे। तो बिकॉज मैनी एक्सपेंसेस आर अलाउड इन बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेस और प्रोफेशन में काफी ज्यादा एक्सपेंसेस अलाउड हैं,
तो वो इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हैं, तो इट हैज सेव देम फ्रॉम ओवर टैक्स बर्डन, तो ये उन्हें ओवर टैक्स बर्डन से सेव करेगा। सो दस फॉर कर्बिंग सच टैक्स अवॉइडेंस, क्लियर। सो हमने फिर क्या किया, इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने इसको लूप होल्स को पहचान लिया, वो अवेयर हो गए इस लूप होल से, और उन्होंने क्या किया, इस टैक्स अवॉइडेंस को कम करने के लिए एक प्रोविजन बनाया सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 के अंडर, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया था। क्या कि इनकम टैक्स एक्ट दैट इफ अ पर्सन कन्वर्ट्स एनी कैपिटल एसेट ऑफ हिज ओनरशिप, अगर पर्सन अपने ओनरशिप की, ठीक है, कैपिटल एसेट्स को कन्वर्ट करता है स्टॉक इन ट्रेड में, ठीक है, अपने प्रीवियस ईयर में, तो अगर वो अपनी कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करता है, सो प्रॉफिट फ्रॉम सच कन्वर्जन, तो ऐसे कन्वर्जन से जो कोई भी प्रॉफिट होता है वुड बी एज्यूम्ड एज कैपिटल गेन, ठीक है। सो प्रॉफिट फ्रॉम सच कन्वर्जन, तो ऐसे कन्वर्जन से जो कोई भी प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन एज्यूम करते हैं। पहले बताओ सबको क्लियर हो गया? ठीक है, अभी इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये लूप होल्स भी बता दिया, ठीक है। तो अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि देखिए, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक बेनिफिशियल तो नहीं है ना, इससे देखा जाए तो एक्चुअल में जो आपकी इनकम है वो उस इनकम से पब्लिक का वेलफेयर होना है, उस इनकम से, ठीक है, वो इनकम गवर्नमेंट की है, आप उस गवर्नमेंट की इनकम को क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो। देखा जाए तो आपने अगर अवॉइडेंस भी कर रहे हो, ठीक है, तो आपने मतलब लो है, लो को आपने मैन्युपुलेट क्या किया, गलत किया। तो द सुप्रीम is of the view that to avoid the tax manipulating ways should not be encouraged। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ऐसे तो पता नहीं बहुत सारे मैन्युपुलेटिंग वेज होते रहेंगे, तो इस तरीके से जो टैक्स को मैन्युपुलेट करने के तरीके हैं उन्हें एनकरेज नहीं किया जाएगा। सो ठीक है, दैट टू अवॉइड टैक्स मैन्युपुलेटिंग वेज शुड नॉट बी एनकरेज, and this is the duty of the court to expose the persons who avoid the tax, ठीक है। और ये कहा है कि ये कोर्ट की ड्यूटी है कि जो पर्सन ऐसे टैक्स को अवॉइड करता है, ठीक है, ऐसे टैक्स अवॉइडेंस करता है, लॉ को मैन्युपुलेट गलत करता है, ठीक है, तो उस पर्सन को एक्सपोज किया जाएगा, उस पर्सन को फाइंड आउट किया जाएगा, एंड रिफ्यूज टू अप्रूव सच प्रैक्टिसेस, और आगे ऐसी प्रैक्टिसेस ना हो, ठीक है, उसे मना की जाएगी, बिकॉज द सोशल इविल्स ऑफ द टैक्स अवॉइडेंस आर मैनीफोल्ड, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि जो इसके सोशल जो इविल्स हैं, कौन कौन से इसके इविल्स है, इसका कोई ना कोई डीमेरिट तो है ना, क्योंकि देखो मेन चीज क्या है, इससे क्या होगा, उनके पास ब्लैक मनी क्रिएट होगी। अब जब ब्लैक मनी क्रिएट होगी यानी उस मनी पे उन्हें टैक्स पे करना था, लेकिन अब उनको टैक्स नहीं पे करना, ठीक है। अगर उनकी वाइट मनी है तो वो टैक्स पे करके जो मर्जी खर्चा करना है करें, लेकिन उन्होंने टैक्स को अवॉइड करके कर रहे हो, टैक्स को रिड्यूस करके कर रहे हो, ठीक है, और वो भी मॉरल वे नहीं है, तो ये ब्लैक मनी जनरेट कर रही है, और ब्लैक मनी से जब लोगों के पास पैसा बहुत आता है ना, तो वो फिर सस्ती चीज को भी महंगे प्राइस पे ले लेता है, तो उससे क्या हो जाता है, उससे इन्फ्लेशन हो जाती है। सो सीरियस डिस्टर्बेंस कॉज्ड टू द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, तो कंट्री की इकोनॉमी में सीरियस डिस्टर्बेंस हो जाती है बाय piling up of mountains of black money directly causing inflation, ठीक है। सो जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है और उससे इन्फ्लेशन होगी। बी है सब्सटेंशियल लॉस ऑफ मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू। आप सिंपल है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है तो जो मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू है वो क्या हो जाएगा, उसका लॉस हो जाता है। सो सब्सटेंशियल लॉस ऑफ मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू पर्टिकुलरली इन वेलफेयर स्टेट, कि जैसे हमारी वेलफेयर स्टेट है,
ठीक है, पर्टिकुलरली इन अ वेलफेयर स्टेट लाइक अवर, जैसी हमारी वेलफेयर स्टेट है, उसमें मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू का सब्सटेंशियल लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, पब्लिक का वो पैसा है, सब पब्लिक को उस पैसे की कितनी जरूरत है, यानी पब्लिक माने क्या, यानी कि गवर्नमेंट का वो मनी है, गवर्नमेंट उसे इन्वेस्ट करेगी पब्लिक पे। तो एंड देन सी एथिक्स ऑफ ट्रांसफरिंग द बर्डन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी के बर्डन को क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आपने सिंपल है, ये कोई अच्छा एथिक्स नहीं है। और एक मान लीजिए जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, उनके साथ ये एक अच्छा एक्ट नहीं है, उनके साथ ये एक फेथफुल एक्ट नहीं है। ठीक है, सो द एथिक्स ऑफ ट्रांसफरिंग बर्डन, यानी कि अगर हम बर्डन को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अब अच्छा, आप ही मुझे एक चीज बताइए, क्या टैक्स अवॉइडेंस से हमारे पास ये एक मॉरल बेनिफिट नहीं है, कि जैसे कोई भी जो डिसऑनेस्ट पर्सन है और एक ऑनेस्ट पर्सन है, ऑनेस्ट पर्सन जो टैक्स को पे कर रहा है, अब मान लीजिए वो ऑनेस्ट पर्सन मीट करता है डिसऑनेस्ट पर्सन से, और वो डिसऑनेस्ट पर्सन कहता है देखो मैंने तो ना बहुत सालों से मैं इस तरीके का प्रैक्टिस करके, यानी कि टैक्स को क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। तो इससे वो ऑनेस्ट पर्सन भी क्या होगा, इससे वो ऑनेस्ट पर्सन भी इसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने लग जाएगा। तो अल्टीमेटली ये एक अच्छा पैटर्न नहीं है, तो इसीलिए ये एक सोशल इविल भी है। सो ट्रांसफरिंग द बर्डन ऑफ द टैक्स लायबिलिटी टू द शोल्डर्स ऑफ द गाइडलेस एंड गुड सिटीजन, ठीक है, फ्रॉम दोज ऑफ आर्टफुल डॉटगर, का मतलब क्या होता है कि जो भी एक मतलब ऐसा डिसऑनेस्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, उनसे जो टैक्स लायबिलिटी है वो एक गुड सिटीजन के ऊपर ज्यादा पड़ जाएगी। तो देन दी लार्ज हिडन लॉस टू द कम्युनिटी ऑब्वियसली, ठीक है, कम्युनिटी का ही एक क्लास क्या होगा, लॉस होगा, ये एक हिडन लॉस है। ठीक है, बाय सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द country being involved in perpetual war, ठीक है, between sorry war between the tax avoider and his expert team of the advisors, lawyer, accountant on the one side। ठीक है, कि जैसे टैक्स अवॉइडर है और ये टैक्स अवॉइडर्स के बीच में या कोई भी एक्सपर्ट टीम है, ठीक है, टैक्स ऑफिसर्स हैं, तो इन सब के बीच में क्या हो जाएगा, लड़ाई चलती रहेगी। टैक्स ऑफिसर्स उनको क्या करेंगे, सर्च करेंगे, टैक्स ऑफिसर्स भी उनको सर्च भी कर रहे हैं। अब तक भी ये एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है, आज भी चल रही है। और देखिए सुपरवाइज करने में भी, चेक करने में भी, इस हिडन लॉस को फाइंड आउट करने में भी क्या एफर्ट्स नहीं लगते, क्या कॉस्ट नहीं लगती है। ठीक है, तो हिज expert team of the advisors, lawyers, accountant on the one side and tax officer and perhaps not so skillful advisor on the other side। ठीक है, और दूसरे साइड पे कोई इतने ज्यादा अच्छे एडवाइजर्स नहीं है, उनके अगेंस्ट एक टैक्स ऑफिसर्स की या इन सब की क्या होती है, लड़ाइयां चलती हैं। तो ये देखा जाए तो कम्युनिटी का हिडन लॉस है। एक्स द ई टैक्स अवॉइडेंस लीड्स टू इनजस्टिस, ऑब्वियसली इनजस्टिस होगा उनके साथ। ठीक है, जो यानी कि इस चीज जो एडवांटेज नहीं उठा पा रहे हैं सोशल वेलफेयर का, जिन्होंने सोशल वेलफेयर का एडवांटेज नहीं उठाया है, उनके साथ एक इनजस्टिस है, उनके साथ एक इनइक्वालिटी है। सो टैक्स अवॉइडेंस लीड्स टू इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटी अमंग दोज who are unable or unwilling to take advantage of it, जो कि इसकी एडवांटेज नहीं ले पा रहे हैं उन सब के साथ। तो वो भी सब सोचेंगे ना कि ठीक है, अगर ये जो सामने जो डिसऑनेस्ट पर्सन है इसका एडवांटेज ले रहा है, हमने तो इसका एडवांटेज भी नहीं लिया, तो उनके साथ भी इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है। ठीक है, और जो एक्चुअल में जिसकी मनी है, ये मनी पुअर पीपल की है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको डिस्ट्रीब्यूट करती है पुअर में, तो ये पुअर पीपल की मनी है, उनके साथ भी ये इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है। Clear? So in direct tax laws, legislature has made the provision for checking the tax avoidance. तो simple है, ठीक है, टैक्स अवॉइडेंस को चेक करने के लिए अलग अलग प्रोविजंस बनाने चाहिए। बट एज लॉन्ग एज देयर आर लूप होल्स इन द लॉज, जैसे ही लॉज में लूप होल्स होते हैं,
टैक्स अवॉइडेंस कैन नॉट बी चेक बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा टैक्स अवॉइडेंस चेक नहीं कर सकते, ठीक है। पर क्या होता है कि फिर भी कोई ना कोई, क्योंकि लूप होल्स तो होते हैं लॉज में, पर इन लूप होल्स को हमें क्या करना है, क्लियर करना है, और इन लूप होल्स को हमें रखना ही नहीं है। और जब तक लूप होल्स रहेंगे आप टैक्स अवॉइडेंस को चेक नहीं कर सकते। तो लूप होल्स आपको रखो ही मत, हर चीज हर कंसेप्ट को, इसीलिए इनकम टैक्स ने क्लियरली डिफाइन किया है, क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो बताइए, किसी को कोई डाउट है? हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया टैक्स मैनेजमेंट का। हमने टैक्स प्लानिंग, टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस को फिनिश किया, ठीक है। आई होप आपको इन तीनों कंसेप्ट में डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर लो, पूछ लो। बताओ बच्चों, कोई डाउट है आपको? बाबू कौन सा पॉइंट बोल रहे थे? सृष्टि, आप बाबू एक बार आप ना रिपीट कर दिया करो ना, रिपीट मुंह से ना, ये जो आपका म्यूट का ऑप्शन है इसको हटा के बोल दिया करो। बी पॉइंट, ठीक है। बी पॉइंट कौन सा है आपका? सब्सटेंशियल लॉस ऑफ द मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू। देखा जाए तो ये जो रेवेन्यू है ये किसका है? ये रेवेन्यू गवर्नमेंट का है ना। देखो गवर्नमेंट, आपने जो टैक्स की जो आपने सेविंग की है वो गवर्नमेंट का है वो टैक्स, ठीक है। आप एक इंडिया की टेरिटरी पर ही सब कुछ अर्न कर रहे हो, सब कुछ वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो उस पे भी आपको उस पे वर्क करने के लिए गवर्नमेंट ने वो फैसिलिटीज दी है। अब आप उसी से ही, ठीक है, गवर्नमेंट से इनकम हो रही है, आप उसी को ही टैक्स की सेव कर रहे हो। तो ये एक गवर्नमेंट का क्या है, लॉस है, ठीक है। ये गवर्नमेंट का लॉस है। अब गवर्नमेंट का लॉस है तो ये जो गवर्नमेंट है उस अमाउंट को कहीं ना कहीं अपने वेलफेयर के लिए लगाती है, पीपल के वेलफेयर के लिए लगाएगी। तो देखा जाए तो ये पब्लिक का रेवेन्यू है, तो मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू है, तो उसका कंप्लीटली लॉस हो जाता है। तो सब्सटेंशियल लॉस ऑफ मच नीडेड पब्लिक रेवेन्यू पर्टिकुलरली इन अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है। कि जैसे हमारी वेलफेयर स्टेट, हमारी कंप्लीटली डेवलप्ड स्टेट नहीं है, जैसे हमारी वेलफेयर स्टेट है उसमें कंप्लीटली क्या है, लॉस है, ठीक है, उन हमारे पब्लिक रेवेन्यू का। और कोई, किसी को कोई डाउट है पूछ लीजिए। कोई डाउट है किसी को? कमेंट कर दो कोई डाउट है या नहीं है। ओके, समझ में आया आपको? ठीक है, कोई डाउट नहीं है। आज की